नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोहर श्याम जोशी की लिखी हुई कहानी सिल्वर वेडिंग, जिसका दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। इस दूसरे भाग के अंदर हम इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम जीवन परिचय और पाठ के बारे में काफ़ी कुछ पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। दूसरी वीडियो के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनके जो पाठ है, इस पाठ के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में। इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें एक बात मुख्य तौर से आई है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा जो समाज है, इस कहानी से पता चल रहा है हमें कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज है, एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते जा रहे हैं। यानी आज मानव को मानव बनाने वाले जो मूल्य हैं, हमारे जो जीवन मूल्य है, जो नैतिक मूल्य है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, घिस रहे हैं। दूसरी बात इस कहानी के अंदर जो सामने आई है मुख्य तौर से, वो देखने में आया है कि जो हुआ होगा, बार बार ये शब्द इस कहानी के अंदर आता है, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर। ये दो जुमले हैं इस कहानी के, और ये दोनों ही बीज वाक्य हैं, यानी मुख्य वाक्य हैं, बार बार आते हैं इस कहानी के अंदर। एक तो है जो हुआ होगा, यानी बात जो है वो यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते हैं। जो हुआ होगा अर्थात जैसा हो गया होगा, किसी को पता नहीं क्या हुआ होगा, कोई जिम्मेदार नहीं है उसका। हो सकता है वो स्वयं जिम्मेदार हो सकता है क्या हुआ होगा। दूसरी जो बात है सम हाउ इम्प्रॉपर, वो अनिर्णय की स्थिति में है, यानी सम हाउ इम्प्रॉपर कुछ अजीब जब लगता है यशोधर पंत को। इस कहानी के अंदर आपने देखा होगा, जब उसे अपने समाज के अंदर, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस या ऑफिस में जो कुछ भी अजीब लगता है, तो उसको देख करके वो एक ही जुमला बोलते हैं हमेशा, वो है सम हाउ इम्प्रॉपर। अगली बात जो है वो ख़ास बात कि यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश तो होते हैं, वहीं वो सम हाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वो खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यानी यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं वो यशोधर बाबू के साथ, यशोधर बाबू के रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ जो परायापन वाला व्यवहार कर रहे हैं, वो इन्हें सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, ठीक नहीं लगता है, कहने का मतलब है। तो यानी बच्चे तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरक्की के साथ साथ अगर वो यशोधर बाबू के साथ मिलकर चलते, उनका आदर करते, उनके रिश्तेदारों का आदर करते, तो उन्हें शायद सम हाउ इम्प्रॉपर नहीं लगता। कहने का मतलब है कहीं न कहीं यशोधर बाबू तो दोषी है ही है, क्योंकि वो ज़माने के साथ नहीं चल रहे हैं। कुछ न कुछ बच्चे भी दोषी है, क्योंकि वो संस्कारहीन हो चुके हैं, संस्कारहीनता उनके अंदर आ चुकी है, और उनको भी थोड़ा सा संस्कारी बनना है बच्चों को, और यशोधर पंत को भी आधुनिकता के साथ थोड़ा जीना होगा। तो ये जो समझौता है ये दोनों को करना होगा, तभी इस कहानी को कहने का इनका यही मकसद है कि तभी जीवन चलेगा उनका, तभी वो परिवार के अंदर खुशियाँ प्राप्त कर पाएंगे और उनका जीवन सार्थक होगा। नहीं तो उनका जीवन एक तरह से ढोना हो गया। जो मुख्य बात है इस कहानी की, वो मूल संवेदना हम कह सकते हैं, कहानी की जो मूल संवेदना है वो है पीढ़ी का अंतराल। बाकी चाहे कुछ भी बातें इस पाठ में आई हो, चाहे वो फैशन हो, इसके अलावा आधुनिकता हो, गिरते हुए मानवीय मूल्य हों, ये सब तो है ही है साथ में, लेकिन मूल बात जो इस कहानी की है वो है पीढ़ी का अंतराल। तो पीढ़ी का अंतराल इस कहानी की मूल संवेदना यहाँ बताई गई है। तो खास बातें हमने पिछले वीडियो में भी कर ली थी, कुछ यहाँ की हैं। अब हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। काफ़ी खास प्रश्न इस के अंदर आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न जो बनता है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल तो हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है?
कि वाईडी की पत्नी है वो तो सफल हो जाती है, बच्चों के साथ वैसे आधुनिकता में आ गई है वो, लेकिन यशोधर पंत बिल्कुल भी ढल नहीं पाते, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब यही होगा, हमने पढ़ा है इसके अंदर, तो जवाब यही है कि यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से जो लद गए थे ना, एक बात ये है। और दूसरी बात है कि वो सदैव पुराने लोगों के बीच रहे हैं, पले बड़े हैं, नयों के साथ कभी रहे नहीं है वो। इसके अलावा एक और बात आती है कि उन्होंने किशनदा को आदर्श मान लिया था, और किशनदा के जितने भी काम थे वो आधुनिक बदलते जीवन मूल्यों और संस्कारों के एक तरह से विरुद्ध चल रहे थे। और जो पत्नी है वो अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। ये पत्नी क्यों ढल गई? वो बच्चों के साथ खड़ी है इसलिए ढल गई, बच्चों के साथ रह रही है हमेशा, वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है और बेटी के कहे अनुसार कपड़े पहनती है, बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती है। तो यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ बदल रही है, ठीक है, इसलिए वो ढल सकने में सफल हो गई। लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों से चिपके हुए हैं, इसलिए वो ढल सकने में सफल नहीं हुए हैं। आगे की बात हम बताते हैं आपको कि दूसरा एक और प्रश्न बनता है कि पाठ में जो हुआ होगा, एक जुमला आया है जो हुआ होगा, 2-3 बार आया ये शब्द। तो जो हुआ होगा ये वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं, यानी कितने अर्थ लगते हैं, क्या समझते हैं इस वाक्य को जब हम कहानी पढ़ते हैं, क्या अंदाज लगाते हैं। तो जो हुआ होगा वाक्य इस पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा के मृत्यु पर उनके गांव जाते हैं, उनकी बिरादरी के किसी भाई से मृत्यु का कारण पूछते हैं। तो उत्तर में वो क्या बोलता है कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते ना, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से ही हो जाती है। बिरादरी से शायद घोर उपेक्षा मिली हो उनको और इसी कारण वो दुख में सूख सूख मर गए होंगे। किशनदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका, जो हुआ होगा सही कारणों का पता नहीं चल सका, तो इसलिए शायद ये शब्द आया होगा जो हुआ होगा। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशनदा की मृत्यु हुई कैसे, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। अर्थात जो हुआ होगा, क्या हुआ होगा पता नहीं, क्या हुआ होगा या जो हुआ होगा, ये कुछ हो गया होगा, ये सब बातें जो है इतनी अर्थ छवियाँ हम इसकी देख सकते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि सम हाउ इम्प्रॉपर, ये वाक्यांश जो है यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में एक तकिया कलाम की तरह करते हैं। तकिया कलाम वो होता है जो एक व्यक्ति का एक शब्द जो होता है वो खुद का हो जाता है, वो जाने अनजाने उस शब्द को हर वाक्य में फंसाता रहता है और बोलता रहता है उसको, चाहे वो उससे संबंधित हो या न हो, वो बोलेगा ही बोलेगा, उसको तकिया कलाम कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर इनका तकिया कलाम है सम हाउ इम्प्रॉपर। तो इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? एक तो व्यक्तित्व से, क्या उनका व्यक्तित्व भी सम हाउ इम्प्रॉपर है, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो भी सम हाउ इम्प्रॉपर है क्या? और इस कहानी का जो कथ्य है, यानी इस कहानी की का जो मूल भाव है या कहानी जिस पर लिखी गई है, जिन बातों को लेकर लिखी गई है, क्या उससे जुड़ाव है? तो उत्तर के रूप में हम यही कहेंगे कि हाँ, यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के आरंभ में सम हाउ इम्प्रॉपर लगाते हैं, तकिया कलाम की तरह करते हैं जब भी कोई चीज़ उन्हें अनुचित लगती है। तो अचानक ये वाक्य वो बोलते हैं। पाठ में सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश कई संदर्भों में आया है। भी कथ्य से हम जोड़ेंगे, एक तो उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, दूसरा अब कथ्य से कैसे जुड़ा हुआ है, कहानी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो कहानी से जुड़े होने का मतलब हमें ये दिखाना है कि कहानी में कहाँ कहाँ आया है ये। तो पहली बार जब साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलता है तब वो कहते हैं कि मुझे तो भाई इसकी नौकरी सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। फिर स्कूटर की सवारी की बात आती है तो वो उसको सम हाउ इम्प्रॉपर बेहुदा सवारी कहते हैं। और फिर दफ्तर में जब सिल्वर वेडिंग की पार्टी हो रही है तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो सम हाउ इम्प्रॉपर ये इसको ठीक नहीं मानता और ये अंग्रेज़ों के चौंसले हैं। उसके बाद डीडीए फ्लैट का पैसा भरने लॉटरी की बात बच्चे करते हैं कि आपने क्यों नहीं भरा, मकान आ जाता हमारे भी, तब वो कहते हैं कि सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ चीज़ों को मैं। और खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर बच्चे जब उपेक्षा करते हैं, बच्चे कहते हैं कि आप रिश्तेदारों को क्यों चाहते हैं, उनको क्यों पैसा देते हैं, तब ये कहते हैं कि बच्चों का इस तरह का व्यवहार मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। और छोटा जो साला है, यानी इनकी पत्नी के चाचा का जो लड़का है,
उसका व्यवहार भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है उनका। केक काटने की जो परंपरा है उसको भी ये कहते हैं कि भाई मुझे तो ये समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। ठीक है, इस संदर्भों के अंदर हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है, यानी वो सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, वो बदलना नहीं चाहते। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के बिल्कुल विरुद्ध है। एक और प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में परिवार की संरचना और स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। ये आप पर है बच्चों कि वर्तमान समय में जो हमारे परिवारों की जो संरचना है और जो स्वरूप है, उससे आप लोगों के जो अनुभव है वो कहानी से कहाँ तक मेल जोल बिठा पाते हैं। आपने भी जब कहानी पढ़ी होगी तो स्वयं को रख कर देखा होगा कि भी हम कहाँ तक अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हैं, हम कहाँ तक उनको पूछ कर बाहर जाते हैं, पूछ कर कोई काम करते हैं, तो अपने आप को आप कहाँ रखते हैं। तो उस चीज़ को आपको लिखना है, यहाँ पर अपने अनुभव लिखने हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा इस पार्ट में के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर और घर के लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये समझ गए होंगे आपकी, घर के लोगों के लिए वाईडी सिरदर्द क्यों बने हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उसूल पसंद है। ठीक है ना, उसूलों को मानते हैं, नियमों को ज़्यादा मानते हैं। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। अतः जैसे मेरा मत है ये, तो आप अपने भी मत दे सकते हैं। अतः मेरी मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को थोड़ा सा परंपरा और मान्यताओं को मानना पड़ेगा, तभी दोनों के अंदर सामंजस्य होगा। आप भी अपने विचार लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखें। एक और प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कुछ 3 बातें दी गई है, उसके संदर्भ में आप बताइए कि इन तीनों में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और कहेंगे तो क्यों। ठीक है, तो एक बात है क्या हाशिए पर इसको कहेंगे आप, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, या दूसरी है पीढ़ी का अंतराल, तीसरी है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इन तीनों में से कौन सी ऐसी पंक्ति है या कौन सा ऐसा वाक्य है जो इस कहानी की मूल संवेदना कहलाने योग्य है। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो वो मूल संवेदना कहलाने लायक हैं पीढ़ी का अंतराल, जनरेशन गैप। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित। अब देखो क्यों का उत्तर है, ये हमने एक तो उत्तर दे दिया, दूसरा है कि क्यों, उसको क्यों मानते हैं आप। तो हम ये कि आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर और घर के लोगों के लिए सरदर्द है। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को वो अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे, ये तुलना बतानी है अपने को तभी पता हो जाएगा, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश से सामंजस्य की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना और नई पीढ़ी को कुछ परंपरागत मान्यता का ख्याल रखना होगा, तभी ये मिटेगा। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है कि यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं बताइए, यानी यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है, उनका चरित्र चित्रण करेंगे हम। तो 4 बिंदु यहाँ रखे गए हैं, आप और भी बिंदु रख सकते हैं, कहानी आप लोगों ने पढ़ी है। तो पहला यहाँ पर है उनकी विशेषता, वो कैसे व्यक्ति हैं। कर्मठ और परिश्रमी है वो, यानी सेक्शन ऑफिसर होने के बावजूद भी दफ्तर में देर तक काम करते हैं। और दूसरा उनका मुख्य बिंदु है, चरित्र का विशेषता है उनकी, वो है परिवार और रिश्तेदारों, परिवार का, रिश्तेदारों का, बिरादरी का, सबके प्रति वो संवेदनशील है और सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी चिंता करते हैं, तो संवेदनशील भी है वो। तीसरा गुण है उनके अंदर परंपरावादी है, वे परंपरावादी व्यक्ति हैं। आधुनिक समाज में बदलते समीकरणों को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों से उनका मेल जोल नहीं बैठ पा रहा है। ये एक प्रकार का उनकी विशेषता है। ठीक है ना, परंपरावादी होना, परंपराओं से चिपके हुए हैं एक तरह से। आप गुण कह दीजिए, उनका अवगुण कह दीजिए, उनकी दृष्टि में गुण हैं और आप अवगुण भी कह सकते हैं, उनके परिवार की दृष्टि में अवगुण भी है, लेकिन वो तो इसको अपना गुण मानते हैं कि भाई मैं परंपराओं को नहीं छोड़ता। और चौथा उनकी जो विशेषता है वो है धार्मिक व्यक्ति है। आपने देखा होगा वो बिरला मंदिर जाते हैं, इसके अलावा वो संध्या पूजन किए बगैर खाना नहीं खाते हैं,
तो यशोधर बाबू जो हैं वो धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी समय बिताते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि सिल्वर वेडिंग में चटाई का लहंगा, एक शब्द है चटाई का लहंगा, ये व्यंग्यात्मक शब्द है। तो यहाँ पूछा गया चटाई का लहंगा किसे कहा गया है। यह एक प्रतीकात्मक प्रयोग है। चटाई का लहंगा एक तरह से आधुनिकता में आ जाना है, फैशन में आ जाना है कि कोई चटाई का लहंगा पहनेगा तो इसका मतलब है वो एक तरह का आज आधुनिक फैशन से जोड़ दिया है इसको कि चाहे जैसा पहनो और फैशन बन गया। ये एक प्रतीकात्मक प्रयोग है जिसे यशोधर बाबू अपनी पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं। उनकी पत्नी पुरानी परंपराओं को छोड़ आधुनिकता में ढल गई है, स्वयं को मॉडर्न समझती है, फैशन में ढल गई है, इसलिए यशोधर बाबू ने उन्हें ये नाम दिया है। वे उन्हें शानियाल बुढ़िया भी कहते हैं, बूढ़ी मुँह मुँह से, लोग करे तमाशे, ये कहकर भी चिढ़ाते रहते हैं। एक तरह से उनको चिढ़ाने के लिए कुछ शब्द उन्होंने गढ़ लिए हैं। आधुनिकता में उनकी पत्नी ढल चुकी है तो उसके लिए कुछ शब्द उन्होंने रखे हैं। एक और प्रश्न बनता है कि सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू किशन दा के आदर्श को त्याग क्यों नहीं पाते, छोड़ क्यों नहीं पाते, या इसको हम इस प्रश्न को यूँ कह सकते हैं कि यशोधर पंत किशन दा को ही आदर्श क्यों मानते हैं, या किशन दा का वाईडी पंत के जीवन में क्या योगदान है। ये प्रश्न कैसे घुमाया जा सकता है, कोई भी प्रश्न कैसे घुमाया जाए, लेकिन उत्तर हमें उसको सटीक तौर पर देना है क्योंकि कहानी हमने पढ़ी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सिल्वर वेडिंग के पात्र यशोधर बाबू हर बार किशन दा को याद करते हैं, कारण किशन दा के उन पर बहुत एहसान है। एहसान क्या क्या किए, यानी जब वे दिल्ली आए थे, यशोधर पंत जब दिल्ली आए तो किशन दा ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया था, अपने यहाँ आश्रय दिया, ठीक है, और उन्हें यहाँ नौकरी भी दिलवाई, दफ्तरी जीवन पूरा सिखाया, सामाजिक व्यवहार करना सिखाया और जिंदगी के हर मोड़ पर सलाह देते थे किशन दा। इस कारण उन्हें किशन दा की बार बार याद आती है और वे उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, और यही किशन दा का वाईडी के जीवन में योगदान है। धन्यवाद। और भी प्रश्न कुछ बनते हैं, उनको भी आप देखेंगे, और इस तरीके से हमारा ये सिल्वर वेडिंग पार्ट जो कि वितान भाग 1 का था ये पूरा हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको समझा और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पूरा भी करेंगे।